मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? हेलो मैं दानिश। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब और इकरा हसन जी का एक वीडियो देख लेते हैं। देश की पार्लियामेंट में दोनों ने खूब जमकर शायराना अंदाज में हुकूमत के ऊपर प्रहार किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद में इकरा हसन जी को सुनते हैं। वीडियो दोनों के देख लेते हैं। फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1868 करोड़ रुपए। मैं तो सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कड़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ ही नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। सभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है।
सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और एमएसपी पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है, और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। डीएपी, यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है। औसतन 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है, जबकि स्कीम 100 दिन की गारंटी की होती है। भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है और इसी से यहाँ के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जिंदगी चल रही है। देश के हर हिस्से को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाना सरकार की कल्याणकारी नीति का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के रेलवे से जुड़ी 2 मांगे लंबे समय से लंबित हैं। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे अति शीघ्र ही कराए जाने की बहुत पुरानी मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। देश भर में बिजली की दरें बेहद असमान है। उत्तर प्रदेश में ये दरें बहुत ज्यादा हैं। देश भर में एक समान बिजली दरें लागू करने का प्रावधान किया जाए। रिवैम्प योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एलटी लाइन बनाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों व खाद डीएपी को जीएसटी से मुक्त किया जाए। किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य निर्धारण पिछले वर्ष से बढ़ाकर किया जाना बेहद जरूरी है। जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को एनसीआर में तो शामिल किया गया है, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहाँ के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को एनसीआर की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं कुछ चीज़ें बजट स्पीच में ऐड करना चाहती हूँ। एक, ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन की भी मांग है। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में जस्ट कंक्लूडिंग यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलए को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। The union budget was an opportunity to address the pressing. Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just concluding. Pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services, and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines. A budget that invests in human capital, strengthens social security, and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers, and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? तो ये वीडियो देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान प्रताप गढ़िया और इकरा हसन जी जमकर देश की पार्लियामेंट में बजट सत्र को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की आवाज़ बनकर बोली हैं, लोगों की आवाज़ उठाई है, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनकी आवाज़ उठाई इकरा हसन जी ने, और बेरोज़गारी पर भी बात करी, बढ़ती महंगाई पर भी बात करी, और देश में अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ पर जा कर के सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर इतने लाख देंगे, इतने करोड़ देंगे, उनका कोई बात ही नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान प्रताप गढ़िया और इकरा हसन जी जब भी देश के पार्लियामेंट में बोलते हैं तब लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी स्पीच दी है। आपके हिसाब से आप किसे ज़्यादा बेहतर, अच्छा, जैसे पार्लियामेंट में इमरान प्रताप गढ़ी जी बोले, इकरा हसन जी भी बोली, आप सबसे ज़्यादा किसे सुनना पसंद करेंगे, इमरान प्रताप गढ़ी को या इकरा हसन जी को?
मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सही हैं, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने मंचों पर ज़्यादा अटेंड किया, मंचों को ज़्यादा साझा किया। इकरा हसन जी ने उतने मंच नहीं साझा किए हैं, क्योंकि वो एक शायर पहले से ही हैं, शायद इसीलिए लोग उन्हें बोलने की हैबिट। अब वैसे भी इकरा हसन जी कम नहीं है, इकरा हसन जी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब इकरा हसन जी देश के बेबस, लाचार, मजलूम, महंगाई, बेरोज़गारी को लेकर के आवाज़ उठाती हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक जैसी सोच रखते हैं और दोनों जम कर बोलते हैं, और इसमें कोई तुलना नहीं करी जा सकती, दोनों अतुलनीय हैं। तो आप किसे ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, या दोनों एक वीडियो में दोनों वीडियो देखें? आप दोनों में किसका वीडियो पसंद आया हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।